रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी, अभी रिकॉर्डिंग ऑन करी मैंने। जो भी है, अगर एक कंटेनर में लिक्विड के सरफेस से h हाइट नीचे मैं होल कर दूं, तो यहाँ से लिक्विड के बाहर निकलने की जो वेलोसिटी होती है, ये इसका फॉर्मूला आया था। अगर ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए है और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है, तो ये v आया था कितना, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, टोरिसेली इक्वेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? टोरिसेली इक्वेशन। और अगर a बहुत छोटा है कैपिटल ए से, तो आपका ये जो वेलोसिटी v हो कितना हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल ए बहुत छोटा हो गया कैपिटल ए से, तो ये क्वांटिटी निगलेक्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सिंपली 2gh। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। हम सबसे ज़्यादा इसी केस से डील करते हैं। इस क्वेश्चन में वही वाला केस था, तो हमने यहाँ से लिक्विड के बाहर निकलने की वेलोसिटी निकाल ली। ये यहाँ पे डेप्थ स्मॉल एच नहीं है बल्कि कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है, इसलिए ये वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 2gh की जगह 2g कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। क्योंकि ये एच हाइट से गिर रहा था तो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, अंडर रूट 2h बाई जी। इससे हमने रेंज निकाल लिया, वेलोसिटी इंटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम, रेंज आ गया। हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, बाकी से दोनों पार्ट्स भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है। हो गया कॉपी? यस सर। क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुई है इसलिए पिछला पेज एक ही पेज हुआ है, तो उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, किसी ने कोई डायरेक्ट देखने आ रहा है तो कम से कम स्क्रीनशॉट लेके समझ सकता है कि क्या हुआ है। समझने वाला एक बात एक ही है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एटमॉस्फेयर में ओपन है, इसलिए दोनों पॉइंट्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। और दूसरा पॉइंट ये कि मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बर्नौलीज थ्योरम लगाया है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लगाई है। ठीक है, बाकी तो उनको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, स्क्रीनशॉट से भी समझ में आ जाएगा। चलो अब देखो, एक चीज़ समझते हैं। हमने यहाँ क्या देखा, ये रेंज मैक्सिमम कब हो रहा है, जब स्मॉल एच कैपिटल एच बाई 2 हो जाए, राइट। तो बेसिकली मैं अगर एक चीज़ आपको और दिखाऊँ, ये मिटा दे रहा हूँ। बेसिकली अगर हम रेंज देखें अलग अलग हाइट पे होल करने से क्या हो रहा है, तो आप एक चीज़ नोट करोगे शायद कि आपका जो फॉर्मूला है वो स्मॉल एच और कैपिटल एच मैंने स्मॉल एच में सिमेट्रिक है ना, क्योंकि स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच मैंने स्मॉल एच, राइट। मतलब अगर मैंने यहाँ पर कहीं पे होल किया है स्मॉल एच हाइट ऊपर, तो दिस हाइट स्मॉल एच एंड दिस हाइट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, इसके प्रोडक्ट से रेंज आ रहा है, राइट, है ना। इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर स्मॉल एच और कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच को आप एक्सचेंज भी कर दोगे तो रेंज सेम रहेगी। मतलब ये है कि बीचों बीच होल करोगे तब तो रेंज मैक्सिमम रहेगी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऊपर से x डेप्थ नीचे होल करो या नीचे से x डेप्थ x हाइट ऊपर होल करो,
इन दोनों केसेस में भी रेंज जो है वो सेम ही रहेगी। क्या फ़र्क होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी इसलिए ये ऐसे जाके गिरेगा, और यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी लेकिन टाइम ज़्यादा मिलेगा इसलिए ये ऐसे जाके गिरेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर स्मॉल h बाय 2। सेंटर के जितने पास में होल करोगे उतना रेंज ज़्यादा होगा, पर ऊपर से एक साइड नीचे करो या नीचे से एक साइड ऊपर करो रेंज सेम रहेगा। ठीक है, ऑल यस सर। बाय एनालाइजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, चलो ये डायग्राम अलग से बना लेना, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अलग से डायग्राम बना लेना। कैपिटल h बाय 2 है, सॉरी ये। समझ में आया सबको? यस सर। चलो अब ये एक और एग्जांपल है। बोला है कि भैया इस केस में मुझे रेंज मैक्सिमम करना है जब ये कंटेनर यहाँ एक क्या बोलेंगे, प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इस कंटेनर की जो हाइट है, इस कंटेनर में पानी की जो हाइट है वो आपको दे रखी है h1, और इस प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो आपको दे रखी है कैपिटल H2। आपको बताना है कि स्मॉल h कितना होगा, स्मॉल h इज इक्वल टू कितना फॉर रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, देखो देखो यार, अगर आप यहाँ से होल करते हो तो यहाँ की जो वेलोसिटी है वो तो स्मॉल h पे डिपेंड करेगी। ये वेलोसिटी u कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh, और टाइम अब सिर्फ इस हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि इस पूरी हाइट पे डिपेंड करेगा। राइट या रॉन्ग? यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा h2 प्लस h1 माइनस स्मॉल h, इस हाइट पर ही टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करेगा। तो इसलिए दिस इज सेम एज कि इस पूरी हाइट तक पानी भरा हुआ है ना? यस सर। तो होल फॉर r टू बी मैक्सिमम, सीधा सा लॉजिकल कंक्लूजन क्या हो रहा है, स्मॉल h इज इक्वल टू h1 प्लस h2 बाय 2, हाँ या ना? राइट, बोलो। सर ये समझ में नहीं आया। अरे बीचों बीच होल करने में रेंज मैक्सिमम होता था ना, यहाँ पूरी हाइट का बीचों बीच होल करेंगे रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। राइट, यस सर। हाँ सर। समझ में आ गया? जिसने पूछा था समझ नहीं आया? हाँ सर। ओके देखो बात समझो, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, बट व्हाट इफ h1 इज लेस देन h1 प्लस h2 बाय 2। अगर ये h1 इस पूरी हाइट के आधे से यस सर। कम है तो क्या करोगे? दैट इज, ये कब होगा, h1 इज लेस देन h2, है ना? क्योंकि इसको 2 इधर लेके जाओ, h1 इधर लेके जाओ तो h1 लेस देन h2 आ गया ना। अगर h1 h2 से कम है, मतलब ये हाइट अगर इससे कम है तो क्या होगा, तो रेंज मैक्सिमम कब होगी? तो उस केस में तो सर ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, कंटेनर के अंदर होल के यहाँ करोगे, यहाँ होल करोगे तो पानी Yes, निकलेगा sir. क्या? नहीं ना। नो सर। इसलिए उस केस में क्या उपाय है, सीधा सा उपाय है सर, उस केस में h हैज़ टू बी इक्वल टू h1, मतलब इसके इस मिड पॉइंट के जितना पास में होल कर पाओ, मतलब वो इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होल कर दो। राइट, हाँ या ना? यस सर। सर और एक बार बोलिए। मैं कह रहा हूँ अगर मिड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैंने आपको क्या सिखाया थोड़ी देर पहले, कि मिड पॉइंट के जितना पास में होल करोगे उतना ज़्यादा रेंज होगा। राइट, अब मिड पॉइंट यहाँ आ गया तो यहाँ इसके जितना पास में होल कर सकते हो वहाँ कर दो, वो है इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट, तो इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होल कर दोगे तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। और ऐसे में आर मैक्स कितना हो जाएगा,
सीधी सी बात है सर, 2 रूट एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच था ना, तो 2 रूट H1 H2, ये आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। यहां पर आर मैक्स कितना होगा, इज सिंपली H1 प्लस H2। ये आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये आपका जो वेलोसिटी ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, ई फ्लक्स, उसके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स पे बेस्ड कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, नहीं सर समझ में ये आया किसी ये को? लास्ट वाला सर और एक बार बोलिए। लास्ट वाला कौन सा बताओ ना, लास्ट में तो बहुत कुछ बता दिया मैंने। हाँ सर। सर ये जो अगर H इक्वल्स टू H1 अगर है तो उसके उसके बाद अगर ये हो गया तो, H। हाँ हाँ अरे यार आर मैक्स का फॉर्मूला पिछली बार देखो क्या था, रेंज का फॉर्मूला क्या था, ये था ना, हाँ क्या था ये, 2 रूट एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, दिस साइड इंटू दिस साइड, यही था ना। हाँ सर। तो इस पर भी तो वही किया मैंने, 2 रूट दिस साइड इंटू दिस साइड, अच्छा सर। ठीक है। और सर ऊपर का आर मैक्स जो अभी लिखे। पिछली बार क्या आया था, अगर बीचों बीच होल कर देते तो क्या हो जाता है, आर मैक्स सर टोटल तब हाइट के बराबर आता है। इस पर टोटल हाइट कितनी है, H1 प्लस H2 है, हाँ सर। ठीक है। मुझे लगा आप लोग इस तरीके से जल्दी करोगे आप, नहीं तो आप मेहनत करो और क्या, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, हाँ, अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल H1 प्लस कैपिटल H2 माइनस स्मॉल h बाय जी, है ना। अब उसके बाद क्या हाँ करो, सर। u और t से रेंज मिलेगा, उस रेंज में आप इसको h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर। वो बस जबरदस्ती मेहनत है, ठीक है। नहीं तो आपको डायरेक्टली करना, उस रिजल्ट को एक्स्ट्रापोलेट करना, तो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि दिस इज सेम एज कि पूरे में पानी यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ है, चाहे यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ है, क्योंकि इससे वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वेलोसिटी पे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि नीचे कहाँ तक पानी है, वेलोसिटी पे सिर्फ इस चीज़ से फर्क पड़ रहा है कि ऊपर कहाँ तक पानी है। और टाइम ऑफ फ्लाइट पे किस चीज़ से फर्क पड़ रहा है कि नीचे कितनी जगह है। इसलिए इस कंटेनर में, पूरा ये कंटेनर हो या सिर्फ इतना कंटेनर हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज सेम टू सेम आने वाला है। इसलिए रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब इस जो हाइट, ये जो एच है, ये पूरी हाइट का आधा हो जाए, है ना, यही नहीं कहा मैंने। हाँ सर। यस सर। तो और उसके इसमें रेंज मैक्सिमम होता कितना था, पूरी हाइट के बराबर, तो वो पूरी हाइट के बराबर H1 प्लस H2 हो गया। लेकिन अगर हम पूरी हाइट के मिड पॉइंट पे होल्ड कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पूरी हाइट का मिड पॉइंट जो है वो यहाँ चला जा रहा है, क्योंकि दिस साइड इज लेस देन दिस साइड हो जा रहा है, तो उस केस में क्या करें, तो सर इस हाइट के जितना पास में होल्ड कर सको उतने पास में होल्ड कर दो। समझ में आई बात। यस सर। उस केस में रेंज कितना हो जाएगा, 2 रूट दिस हाइट इंटू दिस हाइट, मतलब टॉप से हाइट इंटू बॉटम से हाइट को मल्टीप्लाई करके रूट लेके 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर। अगला है वेंचुरी मीटर। सर वेंचुरी मीटर क्या होता है सर, क्या भला है सर। तो देखो भैया, दिस इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। क्या है, एक पाइप है, जो पाइप कैसा है मालूम है, मतलब इस पाइप का हमें ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, लेट्स कॉल इट कैपिटल ए। हमें ये पतला वाला क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम है, लेट्स कॉल इट स्मॉल ए, ठीक है। हमें इस पाइप में रेट ऑफ फ्लो निकालना है। बेसिकली क्या होता है, समझो बात को, एक पाइप जा रहा है बड़ा सा, हमने क्या किया, बीच में अपना ये डिवाइस वेंचुरी मीटर कनेक्ट कर दिया, ओके, समझ में आई बात, जस्ट टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो इन दैट पाइप, ओके बेटा। सर यस रेट ऑफ सर। फ्लो कैसे मेजर करेगा, देखो यार एरिया पता ही है, रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए चाहिए क्या, वेलोसिटी, है ना। तो इसलिए अपन ने यहाँ मान लिया, लेट से वेलोसिटी को
v, यहाँ मान लेते हैं लेट से वेलोसिटी को u, ऑब्वियसली u बड़ा होगा v से, यस सर। उल्टा कर देते हैं, इसको u कर देते हैं, उसको v कर देते हैं, इनिशियल वाले को u करते हैं, फाइनल वाले को v करते हैं, ये u हो गया, ये v हो गया, राइट। तो हमें u या फिर v में से कुछ भी एक निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, कैपिटल A इंटू यू या फिर स्मॉल a इंटू वी, वैसे भी क्योंकि दोनों इक्वल ही होने वाले हैं, एक ही क्वेश्चन तो u भी यूज़ करेंगे। u और v दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए, एक तो फॉर्मूला, एक तो इक्वेशन बन गई क्या, ए यू कैपिटल A स्मॉल u इज इक्वल टू स्मॉल a v, है ना। यस सर। सर दूसरा फॉर्मूला कहाँ से दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएं, सीधी सी बात है, बर्नौली थ्योरम लगा देंगे, है ना। क्या लिखाएंगे, प्रेशर एट ए प्लस, क्योंकि हाइट दोनों की सेम है इसलिए हाइट लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस हाफ रो, यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है इस पाइप के अंदर, उसका नाम हमने, उसकी डेंसिटी हमने रो मानी है, ठीक है। यहाँ पे आपका मरकरी है या कोई और लिक्विड भी हो सकता है, इसकी डेंसिटी हम लोग रो एम मानेंगे। ये काम करता हूँ, उसको अंदर बनाया तो नहीं तो बाद में कंफ्यूज करेगा आपको। यहाँ पर जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी को हम लोग रो एम मान रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट ए पर प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हाइट का डिफरेंस नहीं है, मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस लगा, सॉरी डायरेक्ट बर्नौली थ्योरम लगाऊंगा तो उसमें मुझे हाइट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इज इक्वल टू प्रेशर एट जहाँ एरिया स्मॉल ए है प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, स्क्वायर। राइट। दो इक्वेशन बन गई। मुझे चाहिए Yes, क्या sir. था, मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था v, तो यू u या या v, वी। u या v चाहिए था, कोई भी एक चीज़ है, Yes, दूसरे को sir. एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं u निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, u निकालना तो v को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो मैं v के लिए यहाँ से यहाँ डालूंगा, लेकिन उसके अलावा मैं साथ ही साथ इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करूँगा। दिस मीन्स प्रेशर एट a माइनस प्रेशर जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a है इज इक्वल टू हाफ रो v स्क्वायर, अच्छा v सब्स्टिट्यूट कर रहा था ना मैं, हाफ रो, चलो ठीक है अभी के लिए ऐसे रखते हैं, उसके बाद देखें सब्स्टिट्यूट बाद में करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कोई दिक्कत। No, sir. चलो तो चलो ठीक है, अब अपन लोग v को यहाँ नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम लोग v को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा कि भैया प्रेशर एट ए कैपिटल ए माइनस प्रेशर एट स्मॉल ए क्या है। उसके लिए हमारे पास ये डिवाइस है, ये डिवाइस क्या, इस डिवाइस को क्या कहते हैं, टेंशियोमीटर। ये जो नीला वाला डिवाइस लगा हुआ है जिसमें नीला वाला लिक्विड भरा हुआ है, Barometer. बक यूट्यूब। बक मैनोमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेशर डिफरेंस मेजर करने का डिवाइस है ना ये, Yes, sir. Manometer. क्या कहते हैं इसको, मैनोमीटर कहते हैं। तो इसमें मैनोमीटर में हाइट का डिफरेंस है स्मॉल एच, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी कितना हो जाएगा, रो एम जी एच, हाँ है ना, रो मैनोमीटर, ये एम किसके लिए, मैनोमीटर के लिए, हाफ रो v की वैल्यू डाल दी तो कैपिटल ए स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू स्क्वायर, कोई दिक्कत। दिस मीन्स u कितना आ गया, रो एम जी एच या 2 रो एम जी एच अपॉन रो टाइम्स कैपिटल ए स्क्वायर बाय स्मॉल ए स्क्वायर माइनस 1। आप ऑल्टरनेटिवली अगर ये करने की जगह अगर आप उल्टा काम किए होते, अगर आप u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए होते यहाँ पर, तो आपको पता है क्या मिलता, आपको मिलता v, है ना, समझ में आई बात। Yes, v sir. कितना होता, तो v का फॉर्मूला आ जाता 2v, ये रूट है ठीक है पूरे पे, 2 रो एम जी एच अपॉन
रो टाइम्स 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर का पूरे का रूट। समझ में आया? और अगर आप ध्यान दें तो दिस फॉर्मूला इज सेम एज टोरिसेली इक्वेशन एक्सेप्ट फॉर यहाँ रो एम बाय रो आ गया, जो टोरिसेली इक्वेशन में क्या है, कैंसिल हो जाता था। वो रो है तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। ये समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे ए का, इस जगह का प्रेशर यहाँ से ज़्यादा है, होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी कम है, यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा है, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम, राइट। वी आ गया यस सर। तो ऑब्वियसली हम लोग रेट ऑफ फ्लो तो निकाल ही सकते हैं ना। देयरफॉर डी क्यू डी टी आप चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, आप चाहो तो निकाल सकते हो डी क्यू डी टी इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू वी विच इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल ए इंटू यू। जो भी आपको निकालना पसंद हो वो निकाल सकते हो, राइट। दोनों का आंसर सेम ही आएगा, डोंट वरी, क्योंकि हम ऑलरेडी ये इक्वेशन तो यूज करके निकाला है ना। यस सर। तो वेंचुरीमीटर समझ में आ गया सबको? हाँ सर। चलो आगे बढ़े फिर। सर ये मैनोमीटर में तो मरकरी लिया जाता है ना? मरकरी ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो, मैंने इसलिए मैंने बोला मैनोमीटर में जो भी लिक्विड है उसको रोएम बोल दिया। जनरली एच जी लेते हैं और कुछ और भी ले सकते हो। आगे बढ़ू? यस सर। अगला है थ्रस्ट ड्यू टू ई फ्लक्स। हमारे पास वो जो कंटेनर था जिसमें हमने होल किया था, यहाँ से h हाइट नीचे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, यहाँ से लिक्विड बाहर निकला था कितनी वेलोसिटी से, रूट 2gh, है ना। यस सर। अगर इसकी डेंसिटी रो है तो सबसे पहले तो ये बताओ डी क्यू बाई डी टी कितना होगा सर। ए इंटू, इसको मैंने वी मान लिया, ए इंटू वी, है ना। यस सर। क्या इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी तो आ गया, तो क्या इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डी एम बाई डी टी भी निकाल सकता हूँ मैं, हाँ या ना। कितना हो जाएगा, रो ए वी। यस सर। क्यों, मतलब वॉल्यूम है, राइट। वॉल्यूम sir. को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास आ जाएगा। और अगर आपको वेरिएबल मास सिस्टम याद हो तो डीएम बाई डी टी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, म्यू से, है ना। नहीं याद है आपको, रॉकेट पढ़ा था। यस सर। रॉकेट में रेट ऑफ इजेक्शन को क्या बोलते थे, म्यू से रिप्रेजेंट करते थे ना जनरली हम लोग। हाँ सर। और उसमें हमारा फोर्स कितना होता था, म्यू इंटू वी होता था। हो गई ना यार, वी इंटू डी एम डी टी। यस सर। यहाँ वी क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, वी क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, तो बेसिकली माइनस म्यू वी फोर्स लगता था, राइट, है ना। यस सर। म्यू रेट एट विच मास इज बीइंग एडेड या फिर रेट एट विच मास इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, दोनों ही होता था, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। वी उस डीएम मास का वेलोसिटी में चेंज होता था, और माइनस साइन सिर्फ ये बताता था कि क्योंकि उसके ऊपर फोर्स म्यू वी लगा इसलिए वो हमारे सिस्टम के ऊपर फोर्स माइनस म्यू वी लगाएगा, राइट। याद है कि भूल गए? यस सर याद है। सो देयरफॉर यहाँ पर फोर्स कितना हो गया, ये भी तो रॉकेट की तरफ फ्यूल इजेक्ट कर रहा है ना, माइनस रो ए वी स्क्वायर, माइनस साइन क्या बता रहा है कि फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, रो ए वी स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड इतना है, दैट इज इक्वल टू रो ए इंटू वी कितना है, 2gh, दैट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या आया, ए टाइम्स
2 रो जी एच। अरे वाह वाह वाह, है ना। यस सर। प्रेशर जो यस होता है सर। एच हाइट नीचे, उसका डबल करो और उससे इस एरिया को मल्टीप्लाई करो तो आंसर है। अज्यूमिंग कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा पा रहे हो। विदाउट अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। फोर्स इज इक्वल टू 2 रो जी एच इंटू एरिया, तो ऐसे भी आंसर आ रहा था, अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, राइट। क्योंकि बस वेलोसिटी की स्क्वायर हो जाएगा ना उसमें, तो समझ रहे हो बात को। अल्टीमेटली फॉर्मूला तो यही है ना, वी स्क्वायर तो लगाया है। बहुत स्लो है यार आप लोग। वी कितना होता है उस केस में? अंडर रूट ऑफ 2 GH अपॉन 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर होता है, बोलो। यस यस सर। सर। तो वी स्क्वायर करो तो ये आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। 2GH यहाँ दिख ही रहा है आपको, 2GH तो है ही, साथ में ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, और क्या, खत्म। ठीक है। यस सर। यस सर। तो थ्रस्ट ड्यू टू इफ्लक्स समझ में आया। यस सर। अब इसको बोलेगा, इसको होल्ड करने के लिए बताओ, अगर इसमें से पानी निकल रहा है तो बताओ इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, तभी ना ये अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। बोलिए। यस सर। और बोल देगा कि सर देखो एक पाइप था पतला सा, उसमें एक होल यहाँ है, एक होल यहाँ है, दोनों की हाइट का डिफरेंस दे दिया, यहाँ से भी पानी निकल रहा है, यहाँ से भी पानी निकल रहा है, तो बताइए इस पर टॉर्क कितना लगेगा जो इसको घुमाएगा? क्यों टॉर्क क्यों लगेगा? अरे सर वेलोसिटी इस पर इधर है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, और इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। तो वो सब क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है थ्रस्ट ड्यू टू इफ्लक्स, बेसिकली आपको फोर्स निकल गया तो फोर्स, उसके बाद फोर्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बनाए जा ही सकते हैं, राइट। एक्सेलेरेशन पूछ सकता है, फोर्स बैलेंसिंग करवा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, राइट, है ना। पर अच्छी बात ये फॉर्मूला कितना सिंपल बन गया, 2 रो जी एच प्रेशर इंटू एरिया, और अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाओगे तो आपको पता ही है कि सर जहाँ पे भी रो जी एच आए, सॉरी 2GH आएगा उसके नीचे 1 माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर लगाना है। तीनों जगह, 3 जगह तो हो गया ये, है ना। चलो, तो ये वाला चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स खत्म हो गया, ठीक है। सर ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आप क्यों बोला? थ्रस्ट फोर्स इधर लगेगा तो ये इसको थ्रस्ट फोर्स की वजह से ये पीछे इधर जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा यस सर, कंटेनर? समझ गया। विस्कोसिटी शुरू कर देते हैं। यस सर। यस सर। करते हैं, यस चलो सर, फिर, कर दीजिए। चलो फिर। तो चैप्टर का नाम क्या है? विस्कोसिटी, ठीक है। एक मिनट देना मुझे। हाँ, तो विस्कोसिटी क्या होता है? आपको हनी को देखकर जो फील आती है ना, एकदम गाढ़ा लिक्विड, हेलो, यस सर। वो है Yes, sir. विस्कोसिटी। बेसिकली लिक्विड के अंदर का फ्रिक्शन, ठीक है। यस सर। समझ में आया? हाँ सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सॉलिड्स के ऊपर जब शियर स्ट्रेस लगाता है तो क्या होता है? डिफॉर्म करता है। एंगल में डेविएट कर जाता है। ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाता है, राइट, है ना। यस सर। हाँ सर। यही डिफॉर्मेशन होता था कि कुछ और हो जाता था? ये सर। यही होता था ना। हाँ सर। हाँ सर। तो हमने जब सॉलिड में फोर्स लगाया, में शियर स्ट्रेस लगाया, तो डिफॉर्म होकर छूट गया। पर अगर मैं किसी फ्लूइड पे शियर स्ट्रेस लगाऊं,
अब देखो फ्लूइड में आप पानी देखोगे तो पानी को ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एयर को तो और मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसके साथ क्या होगा, एक बार समझ, मैं थोड़ा सा हनी जैसा लिक्विड आपको सोचने के लिए कह रहा हूँ। तो मैंने इसलिए ये एक फिक्स्ड ग्लास प्लेट लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा हनी रख दिया है, उसके ऊपर एक और ग्लास प्लेट रख दिया है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसको खींचूंगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो क्या होगा, ये डिफॉर्म होकर रुक जाएगा क्या? बोलो। सर स्प्रेड हो जाएगा और ये डिफॉर्म होकर रुक जाएगा हनी? बोलो। चिपक जाएगा पूरा। नहीं, क्या होगा इसके, फैलेगा। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, ऊपर ग्लास प्लेट नीचे ग्लास प्लेट, और ये कुछ इस तरीके से सिचुएशन में आप, अगर सॉलिड होता कुछ ऐसा हो जाता, राइट। हाँ सर। यस सर। पर ये तो लिक्विड है, इसका कोई शेप और साइज थोड़ा ना होता। सॉलिड तो क्या अपने शेप में वापस आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, राइट। ये तो लिक्विड है, इसका कोई शेप तो होता नहीं है। तो ये वापस ऐसा तो है नहीं कि अब इसके बाद आप इसको फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो है नहीं, इसको वापस अपनी जगह पे ले आएगा, लाएगा क्या? नो सर। नहीं सर। मतलब ये जिस स्टेज पे पहुंच गया वही स्टेट इसका नॉर्मल स्टेट हो चुका है। सॉलिड के साथ क्या होता है, सॉलिड के साथ होता है अगर आपने उसको डिफॉर्म कर दिया तो उसका नॉर्मल स्टेट नहीं है, उसको अपने ओरिजिनल स्टेट पाने के लिए उसको मेहनत करनी है, इसी वजह से इलास्टिसिटी आती है, राइट। यस सर। यस सर। पर लिक्विड में इलास्टिसिटी थोड़ी ना होगी, होगी क्या? नो सर। शेयर मतलब नो सर। शेयर इलास्टिसिटी थोड़ी ना होगी। उसमें क्या होगा, ये डिफॉर्म हो गया तो वापस आने की कोशिश करेगा क्या? नहीं, तो जैसा रख दिया वैसे बढ़िया हूं मैं, राइट। तो यही इसका नेचुरल स्टेट होगा। तो ये तो हो नहीं सकता सिचुएशन, ये बन सकती है क्या सिचुएशन? नहीं बन सकती। क्या होगा समझो, एक्चुअली इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी, इसके पास उससे कम वेलोसिटी आएगी, इसके पास उससे और कम वेलोसिटी आएगी, इसके पास उससे और कम वेलोसिटी आएगी, इसके पास और कम वेलोसिटी आएगी, इसके पास और कम वेलोसिटी आएगी, इसके पास और कम वेलोसिटी आएगी, और ये तो फिक्स्ड है ही है ना? यस सर। तो यही फर्क है सॉलिड में और फ्लूइड में, और यही आपके फ्लूइड की डेफिनेशन है। मैंने आपको कहा था ना, जब पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म होने पे होगा तब मैं आपको फ्लूइड की डेफिनेशन बताऊंगा। शुरुआत में क्या बोला था मैंने, फ्लूइड इज समथिंग दैट फ्लोज। यस पर सर। ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन बाद में आएगी जब ऑलमोस्ट फ्लूइड खत्म होने पे होगा। वो डेफिनेशन पता है क्या है? क्या सर? फ्लूइड इज समथिंग दैट can't achieve equilibrium in presence of shear stress, और क्योंकि वो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकता, इसलिए क्या होता है, ऑन अप्लाइंग shear stress fluid deforms continuously। फ्लूइड कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता है, ठीक है। मतलब उसका डिफॉर्मेशन का रेट होता है, ओके। वो सिर्फ डिफॉर्म होकर रुक नहीं जाता, वो एक रेट से डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है अगर उसके ऊपर शीयर स्ट्रेस लगता है तो। समझ में आई बात? बोलो। यस सर। और यहीं से आपका विस्कोसिटी का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। सर मतलब अपना ओरिजिनल स्टेट में कभी नहीं आता है? लिक्विड आता है क्या? नो आपके सर। ग्लास में पानी है, उसको जमीन पे गिरा दोगे तो वापस अपने ग्लास वाले शेप पाने की कोशिश करता है क्या? नो सर। तो फिर समझ में आया? यस सर ये सर। यहाँ डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा है? अरे एक्चुअली ये फिक्स्ड है, मैंने ये फोर्स एक्सटर्नल लगाया,
ये वाला मैं नहीं बोल रहा, मैं कोई भी फ्लूइड में अगर सोचिए आप जैसे एग्जांपल दिए कि अगर मैं पानी गिरा देता हूँ उस समय अरे वो डिफॉर्मिंग तो फोर्स मैंने कौन ऐसे सा ही होगा? बताया कि भाई पानी का कोई शेप थोड़ा ना हाँ फिक्स्ड है, ये समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, और अप्लाइंग शियर स्ट्रेस फ्लूइड डिफॉर्म कंटिन्यूअसली, तो उस समय अगर डिफॉर्म कंटिन्यूअसली होगा तो कोई फोर्स तो लगेगा। आ रहे हैं ना उस पर, सुनो सुनो, रुको तो थोड़ा सा वेट तो करो। अच्छा सर एक्चुअली ठीक जो है। वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, इसकी वजह से आएगा फोर्स, ठीक है। अच्छा सर ठीक है। चलो, कॉपी हो गया। हाँ सर ठीक। कॉपी तो हो जाने दो लोगों का। यस सर, हो गया। हो गया। देखो भाई, ये मेरे पास कुछ ग्लास प्लेट्स हैं, ठीक है, सब अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये वेलोसिटी v1 से है, ये 0 है, सॉरी ये v1 बोल देता हूँ, उसको v2 बोल देता हूँ, उसको v3 बोल देता हूँ, उसको v4 बोल देता हूँ, उसको v5 बोल देता हूँ। मुझे बताइए, अगर ये ग्लास प्लेट्स इस तरीके से मूव करेंगे तो इनके बीच में कुछ फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? हुँ? हाँ सर लगेगा। यस सर। इस वाले पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे की पीछे? पीछे। पीछे। और इस वाले पे फ्रिक्शन फोर्स आगे। इन दोनों के बीच में, इस पर पीछे, इस पर आगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ ऑल वेलोसिटीज आर कांस्टेंट। मैं एक सिचुएशन ले रखा हूँ जिसमें सारी सारी वेलोसिटीज जो है कांस्टेंट है। तो उस केस में क्योंकि हर एक स्लैब पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसलिए सारे फ्रिक्शन बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। बोलो। यस सर। देखो, इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, मतलब इसको मूव करने के लिए मुझे आगे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल, जो कि इस फ्रिक्शन के बराबर हो, या कहना चाहिए इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। और इस फ्रिक्शन, इसको आगे जाने से रोकना है, मतलब मुझे यहाँ पे एक एफ एक्सटर्नल पीछे लगाना पड़ेगा, हाँ या ना, जो कि फ्रिक्शन के बराबर हो, हाँ या ना, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। या आपके ग्लास स्लैब्स हैं या कोई भी स्लैब्स हैं, सॉलिड्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो इस तरीके से इन पर फ्रिक्शन लगेगा, राइट, हाँ या ना? यस सर। सर ये फ्रिक्शन सेम क्यों हो रहा? क्योंकि मैंने बोला सबकी वेलोसिटीज कांस्टेंट है, सबकी वेलोसिटीज क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। तो इसलिए एक मिनट रुक जाना। तो इसलिए सबके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब इस फ्रिक्शन को ये वाला फ्रिक्शन बैलेंस करेगा तभी ना नेट फोर्स जीरो होगा। यस सर। इस वाले को, स्लैब को कंसीडर करो, ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन बैलेंस करेगा तभी ना नेट फोर्स जीरो होगा। इसलिए सारे के सारे फोर्सेस, जितना आगे लग रहा है उतना पीछे लगेगा, 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 जितना आगे लग रहा है उतना पीछे लगाना पड़ेगा, है ना? यस सर। समझ में आई बात? इसलिए सारे फ्रिक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वही हाल लिक्विड का है, जिसमें अलग अलग स्लैब अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। स्लैब नहीं कहना चाहिए, लेयर कहना चाहिए, है ना? क्या होगा, एक्चुअली थोड़ा सा मैंने डायग्राम गलत बना रखा है। इसकी वेलोसिटी जो टॉप मोस्ट लेयर है ना, जो इसके जस्ट कांटेक्ट में है, उस लेयर की वेलोसिटी इसके बराबर रहेगी, ठीक है, समझ में आई बात? और इस लेयर की वेलोसिटी इसके बराबर रहेगी, ओके। पर ठीक है, ये डायग्राम गलत नहीं है, मतलब टेक्निकली गलत नहीं, पर अभी समझाने में गलत गलत पड़ जा रहा है, इसलिए मैंने बना लिया था। क्या है, इस पर मैंने फोर्स आगे लगाया तो इस पर फ्रिक्शन, इस पर मैंने फोर्स आगे लगाया है एक्सटर्नल वाला, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लिक्विड ने पीछे लगाया, तो इसने लिक्विड में फ्रिक्शन फोर्स आगे लगाया, एंड सो ऑन। सेम कहानी यहाँ पर भी आ रही है, समझ में आई बात? सब पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर से आगे लग रहा है और नीचे से किधर लगेगा, पीछे लगेगा, सबकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है, समझ में आई बात? यस सर।
बेटा एक्चुअली इस विस्कोसिटी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट ही है ये, मतलब विस्कोसिटी को डिफाइन करना। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ नॉर्मल फोर्स पे, है ना। सॉलिड फ्रिक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है, राइट। यस सर। पर जो लिक्विड के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, दैट फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो फ्रिक्शन है ये विस्कस फोर्स है, ये फ्रिक्शन नहीं है। इसको क्या बोलना चाहिए? दिस विस्कस फोर्स। फ्रिक्शन इज एक्चुअली विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स आपके किस किस चीज के प्रोपोर्शनल का बताया था? दिस विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। जो दो लेयर्स के बीच में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ना, उसके प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शन। मतलब दिस इज नॉट फ्रिक्शन, दिस इज विस्कस फोर्स। इसलिए बोल रहा हूँ, बस फ्रिक्शन से आपको कोरिलरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर है, कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। फॉर्मूला एकदम डिफरेंट है, हाँ बिहेवियर काफी हद तक सिमिलर है। ओके बेटा, हेलो। यस सर। Yes, sir. तो ये जो विस्कस फोर्स है ये प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू, ध्यान दीजिएगा, डी वी एक्स बाय डी वाई। मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है। समझ में आई बात? दिस मीन्स आपका जो विस्कस फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? ए डी वी एक्स बाय डी वाई के प्रोपोर्शनल आया। और विस्कस फोर्स क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू हो गया ईटा ए डी वी एक्स अपॉन डी वाई। समझ में आई बात? Yes, sir. समझ में आ गया? सर थोड़ा अगले स्लाइड में और समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर अभी क्या हो रहा है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी एक लेयर को अगर आप कंसिडर करोगे तो उस पर एक विस्कस फोर्स आगे लग रहा है, एक विस्कस फोर्स पीछे लग रहा है, और ये विस्कस फोर्स इसके एरिया के प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज, ध्यान दीजिएगा, डी वी एक्स बाई डी वाई है। मतलब क्या है? वाई हाइट के साथ, मतलब वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की वाई डायरेक्शन के साथ कैसे चेंज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ में आई बात? सर ये डी वी एक्स बाई डी वाई क्यों क्या सर? अबे ये होता है, ये रूल है, मतलब ये तो डेफिनेशन का पार्ट है। ओके, ओके सर। मतलब ये जो विस्कस फोर्स है, आपको मैं बोलूँ कि बताओ ये फ्रिक्शन नॉर्मल के प्रोपोर्शनल क्यों है, तो क्या बताओगे? बेसिकली डी वी एक्स डी वाई क्या बता रहा है कि दो लेयर्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का एक मेजर है कि नहीं? यस सर। बस उसके प्रोपोर्शनल है। ध्यान दीजिएगा, जो स्टैटिक जो सॉलिड फ्रिक्शन होता है ना तो वो एरिया पे डिपेंड करता है ना वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये उन्हीं दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ ओके सर। ईटा क्या है? सो ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। Viscosity. विस्कोसिटी। कई बार इसके लिए म्यू भी यूज किया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे बढ़े। सर एक सेकंड। सर विस्कोसिटी का कोई यूनिट होता है? पॉइज, लेकिन पॉइज सीजीएस यूनिट है। सर ये भी तो एक फोर्स है, तो इसमें न्यूटन क्यों यूज नहीं हुआ? ये तो न्यूटन में ही आएगा ना। अरे मैं ईटा के बारे में बोला था, विस्कोसिटी, वो जब विस्कोसिटी का यूनिट होता है तो उसका विस्कोसिटी का मतलब ईटा ले लिया जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को विस्कोसिटी बोला जाता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। यस सर हो गया। हो गया। देखो ईटा का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा?
न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये क्या हो गया 1/dvx/dy क्या बचा 1/t 1/सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, राइट। यस सर। सीजीएस यूनिट क्या होता है, पॉइज, क्या होता है, पॉइज, पॉइस। ठीक है। सर उसको पास्कल सेकंड। हाँ, आप इसको भी, और पास्कल सेकंड की जगह आप इसको ये बोलो ना, दिस इज इक्वल टू, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, क्या हो गया केजी पर मीटर पर सेकंड, राइट। पॉइस कितना हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, समझ में आई बात। यस सर। यस सर। दिस इज इक्वल टू 0.1 SI यूनिट्स, ठीक है। इसको आप ऑब्वियसली पास्कल सेकंड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पास्कल सेकंड बोल सकते हो, ठीक है। बढ़ूँ आगे, यस सर। कॉपी हो गया ना यूनिट वगैरह। यस सर। ये क्या हुआ, अब आते हैं फिर वेलोसिटी प्रोफाइल पे। देखो क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास लिक्विड के लेयर्स हैं कुछ, मैं क्या देखूंगा, इस तरीके से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है ना, है ना, यस सर। कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो लाइन है क्या बता रहा है, अगर इस थीटा को बोलेंगे, ये v है, ये सारी वेलोसिटीज हैं, राइट। तो tan थीटा क्या है, ये क्या है dvx/dy, राइट। डी बाई। समझ में आ गई बात। हाँ यस सर। सर। समझो दो लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी उसका मेजर है ना tan थीटा, तो आपका जो फोर्स था वो किसके प्रोपोर्शनल था, वो प्रोपोर्शनल था एरिया के, और वो प्रोपोर्शनल था dvx/dy के, डी बाई। ओके। एरिया क्या है, इन दोनों के बीच का एरिया, मतलब ये सॉरी गलत बोल गया मैं, इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट एरिया जो जो इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ूं, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम कहते हैं क्या, वेलोसिटी प्रोफाइल, क्या कहते हैं इसको, वेलोसिटी प्रोफाइल। प्रोफाइल, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन को वेलोसिटी प्रोफाइल की इक्वेशन बोल देंगे, ऐसे उसको भी सिंपली वेलोसिटी प्रोफाइल बोल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। सर ये एरिया कौन सा ले? अरे यार ये लेयर है, लेयर लाइन तो होगा नहीं, लेयर तो पूरा सरफेस है ना, मैं साइड से दिख रहा हूँ, उसमें लाइन दिख रहा है ना, सर ये मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे। ये कॉन्टैक्ट। दो लेयर्स मूव कर रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर, यस सर। तो इसके नीचे वाला एरिया इसके ऊपर वाला एरिया बराबर होगा ना, वही एरिया है, ओके सर। ठीक है। कॉन्टैक्ट एरिया, दो लेयर्स के बीच का कॉन्टैक्ट एरिया, और क्या। आगे बढ़ूं, सर एक सेकंड। अभी लाइन स्ट्रेट हो सकती है, कर्व हो सकती है, इस केस में स्ट्रेट क्यों, मैं दिखा देता हूँ थोड़ी देर में, पहले इसको कॉपी कर लो फिर दिखाता हूँ। यस सर हो गया। तो देखो ध्यान दीजिए, फोर्स होता है मेरा ईटा ए dvx/dy, नाउ dvx/dy, राइट। नाउ बिकॉज मेरा जो स्टेडी स्टेट है, इसलिए वेलोसिटीज जो है वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही किसी भी लोकेशन पे, हाँ है ना। यस सर।
देयरफॉर आपका डी वी एक्स बाई डी वाई जो है वो क्या है, कांस्टेंट है आपका, क्योंकि स्टेडी स्टेट है इसलिए फोर्स भी क्या है, कांस्टेंट है ना। समझ रहे हो बात को, मतलब वो हम अब टर्बुलेंस नहीं है, कुछ है नहीं, मतलब वो जिस तरीके से फ्लो कर रहा है वैसे ही फ्लो कर रहा है, मतलब हर एक लेयर की वेलोसिटी कांस्टेंट है ना भाई। यस सर। तो फोर्स कांस्टेंट है, डी वी एक्स बाई डी वाई कॉन्स्टेंट है ना, फोर्स होता कितना है, ईटा ए डी वी एक्स बाय डी वाई, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। नाउ देयरफॉर इफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी यूनिफॉर्म है, वो वाई के साथ चेंज नहीं हो रहा है, देन डी वी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन ईटा ए विच इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। पर अगर एरिया चेंज हो जाए या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो या फिर फोर्स चेंज हो, तो उस केस में ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। अभी यूनिफॉर्म है इसलिए इसका स्लोप कांस्टेंट है ना, बोलो। यस सर। तो इसका स्लोप कांस्टेंट होने का कारण समझ में आ रहा है क्या है? Yes, sir. पक्का? लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, अगर एरिया चेंज हो रहा हो या फोर्स यूनिफॉर्म नहीं हो तो उस केस में ज़रूरी नहीं। हालांकि हम कभी फोर्स को नॉन यूनिफॉर्म नहीं करेंगे, हमारा एरिया ही चेंज होगा कभी, तो उस केस में हमारा डी वी एक्स बाई डी वाई चेंज हो सकता है। ऑल दो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वेलोसिटी प्रोफाइल सिलेबस में ही नहीं, ठीक है। इनफैक्ट इसमें जो मेरे स्लाइड्स हैं उसमें आधे से ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, तो उसको मैं स्किप करूँगा, ठीक है। सिलेबस का मतलब सिर्फ बोर्ड नहीं, कहीं पर भी नहीं है सिलेबस में, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले फिर सॉल्व करना। सर हो गया। हो गया? क्या है आंसर? सर ईटा ए वी नॉट बाई डी। बिल्कुल सही है। देखो भैया, ये बोट है, ठीक है, इसका बेस एरिया ए है, ये डेप्थ डी है, ये वेलोसिटी वी नॉट से आगे जा रहा है, तो इसको रो करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि वी नॉट वेलोसिटी से आगे जाता रहे। मतलब कि इसके जो चप्पू होंगे, चप्पू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोलो तो, अभी भी याद नहीं आ रहा? और हाँ,
जो ओर होगा उस पे लिक्विड कितना फोर्स लगाया जिससे ये कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से आगे बढ़ता है। देखो चप्पू तो बेसिकली बोट का पार्ट है, राइट। क्या होगा, चप्पू से हम लोग पानी को पीछे पुश करते हैं तो चप्पू हमारे पानी हमारे चप्पू को आगे पुश करता है जिससे बोट आगे बढ़ता अच्छा। रहता है ना। तो बेसिकली इसके नीचे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा, जब ये आगे जा रहा होगा तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स पीछे लगेगा ना। उस विस्कस फोर्स को हमारा चप्पू बैलेंस करना, चप्पू का फोर्स बैलेंस करना चाहिए, है ना। दैट फोर्स हैज टू बी सर। इक्वल टू विस्कस फोर्स, दैट इज इक्वल टू विस्कस फोर्स कितना है, ईटा ए डी वी एक्स बाई डी वाई। डी वी एक्स कितना, वी नॉट अपॉन डी वाई कितना, डी, राइट। यस सर। आंसर एक ही लाइन का आंसर है, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, ठीक है। सर हो गया। हो गया। Yes, sir. ये अगला क्वेश्चन ट्राई करिए कॉपी करके। वाह, Four mm. देखते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम्म, ईटा कितना है, 0.1 पॉइज, मतलब एसआई में 10⁻²। एरिया कितना, साइड 2 मीटर है तो एरिया हो गया 4 मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर के, मैं सब एसआई में लिख रहा हूँ तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इंटू वी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन एम जी। एम है 20 kg इंटू जी है, जी तो 10 ही होगा ना, इंटू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री 1/2। सो 10 तो यहीं मर गया, सो दैट इज इक्वल टू, ये 2 भी मर गया, 10 हो गया यहाँ पे, तो हो गया ये 4 इंटू 10⁻³ मीटर, दैट इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर। सही आंसर, ठीक है। इजी है, आसान Easy. है ना। सर। हाँ बेटा, सर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे 6a²? बेटा जो सरफेस कांटेक्ट में होगा, लिक्विड के साथ कांटेक्ट में कौन है यार। ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन कॉपी करो, घर पे ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसको आपको ट्राई करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, और तब तक टाइम हो जाएगा। इसको कॉपी करो, घर पे ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके।